नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। कक्षा 9 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक के तीसरे अध्याय अपवाह का दूसरा भाग लेकर। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने नदी का अर्थ, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियाँ तथा सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज की इस दूसरी वीडियो में हम उससे आगे की कहानी जानेंगे और गंगा नदी तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि आपने वीडियो का पहला भाग नहीं देखा था तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को आप उस वीडियो को देखे बिना नहीं समझ पाएंगे। आपको वीडियो को ढूंढने में किसी भी प्रकार की मशक्क़त ना करनी पड़े, इसलिए उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। और इसके अलावा दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। इसके अलावा यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक के तीसरे अध्याय अपवाह का दूसरा भाग। दोस्तों, कल की अपनी वीडियो में हमने सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन किया था और आज की शुरुआत भी हम अपनी सिंधु नदी की परिचर्चा से ही आरंभ कर रहे हैं। सिंधु नदी जो है उसका जो ढाल है या ढलान है वो बहुत धीमी है और इस नदी का लगभग 1/3 हिस्सा भारत में बहता है। भारत के 3 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, जहाँ पर होकर यह सिंधु नदी गुजरती है। और इस नदी की कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर के बराबर है। इसी कारण ये जो नदी है सिंधु नदी, ये दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक मानी जाती है। अब दोस्तों है सिंधु जल समझौता। हम जानते हैं कि जो सिंधु नदी है वो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में एक साथ बैठती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस नदी के जल का उपयोग कौन करेगा? क्या सिर्फ भारत इस नदी के जल का उपयोग करेगा या पाकिस्तान इस नदी के जल का उपयोग करेगा? और यदि दोनों इस नदी के जल का उपयोग करेंगे तो कितनी कितनी मात्रा में? यह एक विवादास्पद प्रश्न था। इसीलिए इस समस्या का समाधान 1960 में यूएनओ की मध्यस्थता के द्वारा एक जल समझौते द्वारा हुआ, जिसे सिंधु जल समझौता कहा जाता है, जो भारत एवं पाकिस्तान की सरकारों के बीच किया गया था। इस संधि के अंतर्गत ये तय किया गया क्योंकि सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में बहती है, लेकिन इसकी आकृति को देखते हुए, बहाव को और भू आकृति को देखते हुए ये तय किया गया कि भारत में यह नदी सिर्फ 3 राज्यों से होकर गुजरती है, जबकि इसका अधिकांश भाग जो है वो पाकिस्तान में बहता है। इसलिए ये तय किया गया कि भारत इस नदी के जल का 20% जल उपयोग कर सकता है। और भारत में जिन राज्यों से होकर यह नदी गुजरती है वहाँ पर इसके जल का उपयोग पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में सिंचाई कार्य के लिए किया जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो राजनयिक संबंध है वो हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं, विवादपूर्ण रहे हैं और अक्सर दोनों देशों के बीच अनेक लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं। परंतु अनेक प्रकार के मनमुटावों के बावजूद भी, अनेक तनावपूर्ण माहौलों के बावजूद भी इस संधि के प्रावधानों को, यानी कि 1960 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता हुआ था, उसके प्रावधानों को कभी भी तोड़ने का प्रयास नहीं किया। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की सरकारों ने इस संधि के प्रावधानों को यथापूर्व माना है, जैसा 1960 में यह तय किया गया था। अर्थात भारत अभी भी इस नदी के 20% जल का उपयोग करता है, जबकि पाकिस्तान अभी भी इस नदी के 80% जल का उपयोग करता है। तो दोस्तों, ये सिंधु नदी तंत्र के बारे में हमारी चर्चा थी और अब हम आगे बढ़ते हैं और गंगा नदी तंत्र को जानते हैं। जो गंगा नदी है उसका जो उद्गम स्रोत है वो गंगोत्री हिमानी है और यह जो मुख्य इसकी धारा है उसे भागीरथी कहा जाता है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर अलकनंदा इस भागीरथी से मिल जाती है और हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। अर्थात जब पर्वतीय इलाकों में भागीरथी नदी बहती है तो उसकी गति भी ज़्यादा होती है
वो सिल्ट एवं बालू का बहाव भी ज़्यादा करती है, मृदा अपरदन ज़्यादा करती है। और कहा जाता है कि पर्वतीय इलाकों में ये नदी बहुत शोर मचाती है। लेकिन जब हरिद्वार के पास ये मैदानी इलाकों में को छोड़कर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो इसकी गति भी कम हो जाती है और जो बहाव है वो भी कम हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हरिद्वार है वो गंगा नदी के बहाव में एक तरीके के जल विभाजक का कार्य करता है। दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियां हैं जो आकर इस गंगा नदी में मिल जाती हैं। इन नदियों को गंगा नदी की सहायक नदियां कहा जाता है और इसमें यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी नाम की 4 नदियां हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जो आकर इस गंगा नदी में मिल जाती हैं। इनमें से यदि यमुना नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम यमुनोत्री हिमानी से होता है और ये गंगा के समानांतर बहती हुई इलाहाबाद में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। इसके अलावा घाघरा, गंडक तथा कोसी जो है वो नेपाल के हिमालय से निकलती हैं और इन नदियों का जो कारण उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में प्रतिवर्ष बाढ़ भी आती है। घाघरा, गंडक और कोसी नदियों के कारण उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। इसके कारण बड़े पैमाने पर इन इलाकों में जान माल का नुकसान होता है, परंतु फिर भी इन नदियों की एक विशेषता है कि ये नदियां अपने साथ उपजाऊपन मिट्टी लेकर आती हैं, मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ा देती हैं, जिसके कारण यहाँ बड़े पैमाने पर या अच्छी मात्रा में कृषि उत्पादन किया जाता है। उत्तरी मैदान की एक खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर कृषि बहुत अच्छी की जाती है और कृषि अच्छी होने का कारण यह है कि ये जो स्थान है, मैदान है, ये गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना हुआ है। अब क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से ये मैदान बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर उपजाऊपन बहुत है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर विभिन्न फसलों की खेती की जाती है। जब विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती की जाती है तो यहाँ पर लोगों की बसावट भी बड़े पैमाने पर होती है, अर्थात यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत पाया जाता है। दुनिया में हर वह स्थान जहाँ अच्छे पैमाने पर कृषि की जा सके वो वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है और यही बात हमारे उत्तरी मैदान के बारे में भी स्पष्ट होती है, क्योंकि यह गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण उपजाऊपन बरकरार रहता है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलने वाली नदियाँ भी आकर इस गंगा नदी में मिल जाती हैं। दोस्तों, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं वो चंबल, बेतवा और सोन हैं। ये नदियाँ अर्ध शुष्क क्षेत्रों में से निकलती हैं और इनमें जल की मात्रा भी अपेक्षाकृत कम होती है और इनकी लंबाई भी अपेक्षाकृत कम होती है, जो आकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हुए अपने दाएं और बाएं किनारों की सहायक नदियों से जल ग्रहण करती हुई ये गंगा नदी पूर्व दिशा में बहती है और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल में यह फर्राखा तक प्रवाहित होती है। यह जो नदी है गंगा का सबसे उत्तरी बिंदु है, गंगा नदी के डेल्टा का। यहाँ ये नदी जो गंगा नदी है 2 धाराओं में बढ़ जाती है। इसकी एक धारा को भागीरथी हुगली कहा जाता है। यह भागीरथी हुगली दक्षिण की तरफ बहती है और डेल्टा के मैदान से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जबकि जो मुख्य धारा है इसकी गंगा नदी की वो दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी आकर बांग्लादेश में इस गंगा नदी से मिल जाती है। अंतिम रूप से जब ये नदी गंगा नदी समुद्र में जाकर विलीन होती है, उससे पहले ये मेघना के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। अर्थात बांग्लादेश में जब यह नदी प्रवाहित होती है समुद्र में गिरने से पहले और इसमें ब्रह्मपुत्र नदी आकर भी शामिल हो जाती है, तब इसको अंतिम रूप से बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। यह नदी अपना जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती है और इन नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा नदी एक सुंदर डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। ये जो सुंदरबन डेल्टा है उसको यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वहाँ सुंदरी नाम का एक वृक्ष उगता है बड़ी मात्रा में और कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है जिसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बंगाल में किया जाता है। कहा जाता है कि इसकी जो आकृति है वो पंजाकार है और दुनिया का सबसे बड़ा ये डेल्टा है जो गंगा नदी द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा कम ढाल होने के कारण यह नदी अनेक बड़े बड़े विसर्ग बनाती है,
कल हमने देखा था कि विसर्प का मतलब क्या होता है, जब नदी सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी चलती हुई आगे बढ़ती है तो उस टेढ़ी मेढ़े रास्ते को विसर्प कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर हम भारत के नक्शे में गंगा नदी के द्वारा तय किए जाने वाले रास्ते को देखें तो हम लाल रेखा के रूप में इस रास्ते को देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नदी भारत में प्रवाहित होती है और कौन कौन सी सहायक नदियां इससे आकर मिल जाती है। उदाहरण के लिए हम ऊपर से देखें तो यमुना नदी आकर इसमें मिलती है, फिर सोन नदी मिल जाती है, गंडक नदी मिलती है, कोसी नदी मिलती है। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। तो एक लंबा रास्ता भारत में इस गंगा नदी द्वारा तय किया जाता है। नदी की जो खासियत होती है, जब उसको नक्शे में दिखाया जाता है तो कभी भी उसको किसी से सीधी रेखा के माध्यम से नहीं दिखाया जाता है, बल्कि विसर्प के रूप में उसे दिखाया जाता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के रूप में, जो इस बात को दर्शाता है कि इस रेखा के रूप में मानचित्र पर जो रेखा अंकित की गई है ये किसी नदी द्वारा तय किए गए रास्ते को या नदी के प्रवाह को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, गंगा नदी के बारे में अपनी चर्चा को पूरी करने के बाद अब हम तीसरे और आखिरी नदी तंत्र की तरफ बढ़ते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके यदि उद्गम स्रोत की हम बात करें तो ये नेपाल में मानसरोवर झील के पूर्व में और सिंधु तथा सतलुज नदी के बहुत नज़दीक स्थित है। हालांकि इस नदी की कुल लंबाई जो है वो सिंधु नदी से थोड़ी सी अधिक है, लेकिन इसका अधिकांश भाग भारत में नहीं बहता है, बल्कि भारत से बाहर यह प्रवाहित होती है और भारत के कुछ ही हिस्सों में यह प्रवाहित होती है। इसका जो अधिकांश भाग है वो भारत से बाहर प्रवाहित होता है और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये हिमालय के समानांतर प्रवाहित होती है पूर्वी दिशा में और नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी भाषा के यू आकार से गॉर्ज बनाती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग कहा जाता है तथा इसकी अन्य सहायक नदियाँ आकर इसमें मिल जाती हैं और जो सहायक नदियाँ अरुणाचल प्रदेश में आकर इससे मिलती हैं उनमें दिबांग, लोहित और केनुला प्रमुख नदियाँ हैं तथा असम में यह नदी है जो बहती है और डेल्टा का निर्माण करती है। इस ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसको पुकारा जाता है। दोस्तों, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम तिब्बत में होता है और तिब्बत जो अपने आप में भौगोलिक दृष्टि से यदि उसको देखा जाए तो एक ठंडा लेकिन शुष्क क्षेत्र है, अर्थात ठंडा रेगिस्तानी इलाका है वो। इसीलिए जब ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में बहती है तो इसमें जल और सिल्ट दोनों की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि जब यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो ये नदी अधिक वर्षा वाले स्थानों से होकर गुजरती है। इसी कारण इस नदी में सिल्ट और जल दोनों की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी धाराओं में बहकर गुम्फित नदी के रूप में ये बहती है, अर्थात अनेक छोटे मोटे मोड़ लेती हुई यह नदी आगे बहती है। ये कहा जाता है कि जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी वो एक नदीय द्वीप का भी निर्माण करती है और जिस नदीय द्वीप का निर्माण इस ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाता है उसे माजुली द्वीप कहा जाता है। माजुली द्वीप असम में स्थित है और कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा भारत के असम राज्य में किया जाता है। दोस्तों, वर्षा ऋतु में इस ब्रह्मपुत्र नदी में जल की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और ये अपने किनारों से ऊपर की तरफ बहने लगती है। इसकी वजह से बांग्लादेश में और असम के कुछ क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और इस नदी का जो निक्षेपण की मात्रा है वो अधिक है, इसीलिए यह बार बार अपना मार्ग बदलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तिब्बत में जब यह नदी बहती है तो इसमें सिल्ट की और जल की मात्रा कम होती है क्योंकि तिब्बत अपने आप में एक शुष्क भौगोलिक क्षेत्र है। हालांकि उसकी जो तासीर है वो ठंडी है, वो ठंडा रेगिस्तान है, परंतु जब भारत में वह प्रवेश करती है तो इसमें जल और सिल्ट की मात्रा भी अधिक हो जाती है और क्योंकि यह उच्च
वर्षा वाले भागों से होकर गुजरती है। इस वजह से इसमें जल और सिल्ट की मात्रा भी अधिक हो जाती है। इसके अलावा वर्षा ऋतु में इसमें जल की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये अपने निर्धारित किनारों से ऊपर की बहने लगती है और भारत के असम तथा बांग्लादेश में बाढ़ का कारण भी बनती है। इसके अलावा ये नदी बार बार अपना स्थान बदलने के लिए भी जानी जाती है। प्यारे बच्चों, यदि हम मानचित्र में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा तय किए जाने वाले मार्ग को देखें तो हम देखते हैं कि भारत में जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है वहाँ नीले रंग से इस नदी के रास्ते को दिखाया गया है कि किस तरीके से ये भारत के राज्यों में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, और किस तरीके से ये आगे बढ़ती हुई बंगाल की खाड़ी में अंतिम रूप से प्रवाहित होती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश के बाद ये जो है बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विस्थापित कर देती है। तो नीले रंग से आप इसको देख सकते हैं। और यदि इस मानचित्र कार्य के रूप में आपसे परीक्षा में कोई प्रश्न पूछे गए तो उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से इसको हल कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने अपने अपवाह नामक अध्याय के दूसरे खंड का अध्ययन किया, जिसमें हमने गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अध्ययन किया। इस प्रकार अपनी 2 वीडियोस के माध्यम से हमने नदी का अर्थ, नदी के प्रकार, हिमालय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, उनकी विशेषताएं, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु जल समझौता, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अध्ययन कर लिया है। अब इससे आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं और इसके अलावा भी नदी के रूप में क्या क्या महत्वपूर्ण है, नदी किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए कैसे महत्वपूर्ण होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आगे आने वाली अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।